Hi everyone. Today we are going to talk about Section 9 of Hindu Marriage Act, that is restitution of conjugal rights. So आइए शुरू करते हैं. जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो इसमें तीन टाइप की रेमेडीज दी गई है. फर्स्ट, डिवोर्स. सेकंड, जुडिशियल सेपरेशन. एंड थर्डली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. डिवोर्स आपको सेक्शन 13 में मिलेगा. जुडिशियल सेपरेशन की बात सेक्शन 10 में की गई है और आरओसीआर सेक्शन 9 में दिया गया है. ये तीनों जुडिशियल रेमेडीज हैं जो तब अराइज होती हैं जब शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो. मतलब अगर स्पाउसेस एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, देयर इज सम डिस्प्यूट, देयर इज सम मैरिटल डिस्प्यूट, इन दैट केस वी कैन चूज आइदर ऑफ दीज थ्री रेमेडीज. Today we are going to limit ourselves to the third remedy, that is ROCR. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि हम सेक्शन 9 को पढ़ेंगे कैसे. तो सेक्शन 9 को जब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो मेन इशू आते हैं और सब्सिडियरी इशू आते हैं. द फर्स्ट इशू दैट और द फर्स्ट वे ऑफ स्टडीइंग दैट वील डील विद इज ब्रेक डाउन ऑफ द सेक्शन. मतलब हम ये देखेंगे कि सेक्शन की कंपोनेंट्स क्या है, बिकॉज आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन के कंपोनेंट्स देखना प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है. आफ्टर दैट यू मूव ऑन टू द केस लॉज एंड अदर इश्यूज. सो वी विल ब्रेक डाउन द सेक्शन. सेकेंड हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है इसकी. There have been a lot of debate about whether section 9 is constitutional or not, क्योंकि section 9 of Hindu Marriage Act versus article 21 of constitution के बीच में बहुत डिबेट चलता है. एंड वी विल सी लाइन ऑफ केसेस जिसमें इसका डिस्कशन किया गया है. इसके बाद आते हैं छोटे छोटे इश्यूज सेक्शन 9 से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, वन इशू इज मेंटेनेंस. द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आरओसीआर की डिग्री ग्रांट कर दी गई है तो फिर क्या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को मेंटेनेंस पे करने के लिए लायबल रहेंगे. अनदर इशू इज वेदर डिवोर्स or judicial separation can be claimed simultaneously while ROCR is also granted. मतलब कि आपने सेक्शन 9 के अंडर ROCR के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दो. एंड वेदर दीज कैन बी क्लेम्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही डिग्री में आपको ये दोनों रेमेडीज ग्रांट हो सकती हैं या नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू नाउ. दैट इज वी ब्रेक डाउन द सेक्शन. So if you have opened section 9 in front of you, it reads, when either spouse withdraws from the society of other without reasonable excuse. In that case, the decree of ROCR can be passed. Let's see. Either spouse, which means either the husband or the wife, इन दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे की सोसाइटी से अदर बाहर चला जाता है, मतलब विड्रॉ कर लेता है सोसाइटी से, तो फिर आरओसीआर की डिग्री ग्रांट होगी. तो यू कैन सी हस्बैंड वाइफ दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है. ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ जाएगी तो ही अप्लाई होगा, हस्बैंड जाएगी तो ही अप्लाई होगा. आइदर स्पाउस. नाउ ये वर्ड है विड्रॉज. विड्रॉज का क्या मीनिंग है यहाँ पे. सो लॉट ऑफ केसेस हैव कम अप. विड्रॉ का मीनिंग जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से निकला है वो ये है कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू परमानेंटली डेजर्ट. मतलब एक या दो दिन के लिए अगर कोई बाहर चला जाता है, देन दैट डज नॉट अमाउंट टू विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर. देयर शुड बी अ परमानेंट इंटेंशन टू विड्रॉ. एंड फिर हम आते हैं इस वर्ड पे, दैट इज सोसाइटी ऑफ अदर. सो कभी कभी क्या होता है दैट people or spouses are living together in the same house, but they are not talking to each other, or there is no cohabitation, marital cohabitation in that sense. तो वो शादीशुदा लोगों की तरह नहीं रह रहे होते हैं. In that case, it can be said that they have withdrawn from the society of other. So it is not necessary कि place के term में distance हो.
मतलब जरूरी नहीं है कि घर से बाहर जाया जाए टू विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर. ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर्स. So it can be either in terms of distance, physical distance, or it can be in terms of emotions. Either type of withdrawal will be considered withdrawal from society of the spouse. But the withdrawal should be permanent. And एक और चीज आती है इसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा. किसी को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये परमानेंट विड्रॉल है, ये सोसाइटी से विड्रॉल है. तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा पिटिशनर के अंदर. मतलब द पर्सन हु अप्लाइज, सॉरी एप्लीकेंट के ऊपर, द पर्सन हु अप्लाइज फॉर द डिक्री ऑफ ROCR, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा टू प्रूव कि विड्रॉल हुआ है सोसाइटी से एंड इट इज अ परमानेंट विड्रॉल. नाउ वी कम टू द थर्ड एलिमेंट, दैट इज इट शुड बी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज. अब आप मेरी ये स्पेलिंग को एक्सक्यूज कर दीजिएगा प्लीज, इट इज LE. हाँ, सो विड्रॉल शुड बी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज. अब लेट्स सी रीजनेबल एक्सक्यूज हो क्या सकते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ रीजनेबल एक्सक्यूज का. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग इन दिल्ली. दोनों का जॉब दिल्ली में है, सो दे आर लिविंग हैप्पीली. नाउ वाइफ गेट्स अ जॉब इन बैंगलोर, इट्स अ बेटर पेइंग जॉब. हस्बैंड सेज कि नहीं प्लीज डोंट गो टू बैंगलोर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ में रह रहे हैं एंड मैरिटल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर आप बैंगलोर चले जाओगे. बट द वाइफ स्टिल गोज टू बैंगलोर because she has her job there. Now, in that case, husband files a case of ROCR saying that she has withdrawn without a reasonable excuse. अब आप बताइए whether it is a reasonable excuse or not. मतलब wife has gone to Bangalore for her job. So इसी टाइप के छोटे छोटे इश्यूज आते हैं. ये एक्चुअल केस है एंड कोर्ट ने इसमें कहा है that it is a reasonable excuse. A spouse going away for a job, it is a reasonable excuse, or for that matter for studies. Okay, so यही है that से अब इसी तरह से चलेगा. One party will file a case for ROCR. They will have to prove that there is withdrawal from society. The other party will have to show that they withdrew because of reasonable excuse. तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा दूसरी पार्टी पे रीजनेबल एक्सक्यूज प्रूफ करने का. एंड इफ दे प्रूव रीजनेबल एक्सक्यूज तो फिर ROCR नहीं ग्रांट किया जाएगा, और अगर दे डोंट प्रूव रीजनेबल एक्सक्यूज तो फिर ROCR की डिग्री ग्रांट कर दी जाएगी. सो दीज आर द टर्म्स. प्लीज रिमेंबर दीज टर्म्स बिकॉज इन योर एग्जाम्स अगर आप ये टर्म्स लिखते हो तो फिर इट इज बेनिफिशियल, बिकॉज ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से उठा के दी गई. Now we come to our second very important issue, that is constitutionality of ROCR. अब ये काफी चर्चा का टॉपिक रहा है constitutionality of ROCR, and even now it is not completely settled after the Puttaswamy judgment जो 2017 में आया था, जिसने राइट टू प्राइवेसी को काफी प्रिमेसी दे दी थी. After that judgment, this issue has again come to light, and a case is pending in 3-judge bench of the Supreme Court about constitutionality of ROCR. पर इसके बैकग्राउंड केसेस है जो अभी हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, सो दैट यू हैव अ साउंड नॉलेज कि अभी तक इसमें हुआ क्या है, सो दैट जब ये 3-जज बेंच का जजमेंट आए तो फिर आपको अच्छे से सारा बैकग्राउंड पता. So when we talk about constitutionality, you can divide it into two conflicting issues. The first one is Section 9, अभी ROCR की बात हो रही है. And on the other side, we will have Article 21 of the Constitution. Article 21 of the Constitution means right to life. Now, when you talk about right to life, we know that it's a very broad right, and there are a lot of rights that are included under right to life. So there is individual autonomy, liberty, individual
ऑटोनॉमी, लिबर्टी, पीपल, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ये सारे आपके आर्टिकल 21 का पार्ट होते हैं एंड बहुत ब्रॉडली इन्फ्रिंज भी हो जाते हैं अगर इसके अगेंस्ट कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट आरओसीआर, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? दैट देयर इज अ मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, डिस्प्यूट आ गए, एंड देन वन स्पाउस इज सेइंग, आस्किंग द अदर स्पाउस टू कम एंड लिव विद हिम और हर. तो इन अ सेंस हम ये भी कह सकते हैं विदाउट देयर विश कोर्ट उनको कंपेल कर रहा है टू लिव टुगेदर. तो दिस डेफिनेटली गोज अगेंस्ट चॉइस. और because a woman is involved, woman's choice, woman's autonomy over their bodily autonomy, इसके बारे में काफी डिबेट होता है. Because obviously bodily autonomy is a part of Article 21, and when you're asking a woman forcibly to live with her husband, a man, तो फिर काफी bodily autonomy infringe होने का खतरा रहता है, which is why it is said that it is violative of Article 21 of the Constitution. So these are the three main cases. ये तीन cases हैं जो landmark है when you discuss constitutionality of ROCR. फर्स्ट केस इज टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया. ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है. देन द सेकंड केस इज हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी. दिस इज a Delhi High Court case. And the last case is Saroj Rani versus Sudarshan Kumar. This is a Supreme Court case. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइनली रूल करा. लेकिन ये जो जजमेंट है ये 2 जज बेंच का है. और जैसा मैंने आपको भी बताया, अ केस इज पेंडिंग इन 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो ऑब्वियसली अगर इसका जजमेंट आ जाता है, इट विल प्रिवेल, द न्यू जजमेंट विल प्रिवेल. सो लेट्स सी टी सरिता में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, दिस वाज द फर्स्ट जजमेंट जिसमें इसने बोला दैट सेक्शन 9 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. तो इन्होंने बेसिकली सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. Which is why this is when this whole issue became a big issue, because they declared a very old provision of Hindu Marriage Act as unconstitutional. Reasons क्या थे? They said that it is a savage provision, it is a barbarous provision, it goes against the spirit of Article 21, all those things जो मैंने आपको अभी बताई, that it goes against women's bodily autonomy, etc. Now we come to Delhi High Court. Obviously, because these are two high courts, so इन दोनों पे कोई precedent की value apply नहीं होती है. Delhi High Court goes against the T Sarita judgment, and they say कि Section 9 is constitutional. It does not violate Article 21 of the Constitution. Their argument was that the purpose of ROCR is to preserve marriage. मतलब you should look at the intent behind the section. The intent behind the section is not to infringe anybody's bodily autonomy or to hinder Article 21, but rather it is to preserve marriage. और मैरिज प्रिजर्व करने का जो सिस्टम है, बिकॉज इन आर इंडियन कल्चर मैरिज इज कंसिडर्ड सैक्रोसेंट, इसीलिए ये सेक्शन ऐड किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट में कि मैरिज प्रिजर्व करी जा सके. इसीलिए ये आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज नहीं करता है. दिस वाज सेड इन हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी. फाइनली 1984 में ये केस सुप्रीम कोर्ट आ गया. सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने कहा दैट द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and personal life should be kept separate. They upheld what was held in Harvinder Kaur versus Harmandir Singh Chaudhary. इन्होंने भी यही कहा that section 9 is constitutional, कि इसका पर्पस टू मैरिज को प्रिजर्व करना है एंड नॉट टू इन्फ्रिंज आर्टिकल 21.
स्पाउसेस के बीच में कोहैबिटेशन मैरिज का ही पार्ट है, एक्सटेंशन ऑफ मैरिज है, एंड इट्स नॉट लाइक अ स्टैट्यूट इज एनफोर्सिंग और फोर्सिंग द कपल टू लिव टुगेदर, रादर they married out of their free choice and by virtue of that marriage itself they are bound to live together. स्टैट्यूट बस उसी राइट को जो मैरिज से अराइज होता है उसको एनफोर्स कर रहा है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने बोला कि सेक्शन 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। वन मोर थिंग दैट द कोर्ट सेड वाज कि अगर स्पाउसेस एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, इन दैट केस दे हैव अ रेमेडी अंडर सेक्शन 13(1)(a). So if they're not able to live together, then they can take a divorce after some time. So there is no way that there's an obligation or there's a violation that is happening. क्योंकि अगर they are not able to live together, they can always take divorce. It's just a remedy जो कि provide की गई है in case of marital dispute. So the current position remains that ROCR is constitutionally valid. ये लास्ट के दो जजमेंट्स ने दोनों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार आपका 2 जजमेंट्स का जजमेंट है। अब ये जो पोजीशन है हमारी 1984 तक की है। इसके बाद आया 2017 जहां पे बोल दिया गया राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो काफी एक्सप्लिसिटली राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। Consequently, a 3-judge bench of the Supreme Court has started hearing again on the constitutionality of ROCR. लेकिन ये केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो जब भी इसका जजमेंट आता है we will definitely make a video on it. Till then, I hope that you liked watching this video. Thank you.